हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, BTUP यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जो कि हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए होगा। इस वीडियो में हम जो कम्युनिटी फार्मेसी और मैनेजमेंट यानी जो CPM का जो हमारा कोर्स है उस पर जो प्रीवियस 3 ईयर में यानी 2023, 2024 और 2025 में पूछे गए सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम लेंगे और उनके आंसर्स को भी देखेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे, ताकि हम ये समझ पाए कि कौन कौन से तरीके के प्रश्न आते हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से प्रश्न हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, या अगर उन प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन को देखें तो उन पर बेस कुछ और प्रश्न आप बन सकते हैं, तो उनका भी सोल्यूशन हम आज यहाँ पर देख लेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर प्रजन शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने फार्माकोलॉजी जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर की, उसका वीडियो किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आपने जरूर देख लिया होगा, नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। बाकी आज के इस वीडियो में हम लोग CPM के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे 2023 का जो हमारा BTUP का पेपर है वो, और इसमें जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था वो हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी से पूछा गया। और प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया स्टार्ट्स विद द ओपनिंग ऑफ केमिस्ट शॉप इन ईयर। तो जो कम्युनिटी फार्मेसी की शुरुआत है वो इस बात से मानी जाती है भारतवर्ष में कि सबसे पहला जो केमिस्ट और ड्रगिस्ट शॉप था वो कब खुला था। तो ध्यान देने वाली बात है कि हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में उस समय अंग्रेजों का शासन था और उस समय जो है हमारे यहाँ कोई भी केमिस्ट या ड्रगिस्ट शॉप नहीं होती थी। तो 1811 में एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, उनका नाम था मिस्टर बाथगेट। और बाथगेट जी ने जो है कलकत्ता में, जहाँ पे पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हो रहा है, इसलिए आप याद रख सकते हैं, ये भी पूछा सकता है कि सबसे पहली दुकान कहाँ खुली थी ड्रग की। तो वो कहाँ खुली थी? कलकत्ता में खुली थी। और किसके द्वारा खोली गई थी? मिस्टर बाथगेट के द्वारा। कब खुली थी? 1811 में। इसीलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। और याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि दो हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है। एक तो ये कि 1811 में किसके द्वारा खोला गया था? मिस्टर बाथगेट के द्वारा, कलकत्ता में। और एक और खास बात है, एक प्रश्न और है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारतवर्ष में सबसे पहली फार्मेसी की इंडस्ट्री कौन सी खुली थी या फैक्ट्री कौन सी खुली थी ड्रग की? तो वो थी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, जो कि 1901 में शुरू हुई थी और ये भी कलकत्ता में ही शुरू हुई थी। और ये आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो ये दो प्रश्न बन सकते हैं इससे रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड। तो ये इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, जो आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिपरेशन ऑफ SOPs इन फार्मेसी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। SOP का फुल फॉर्म क्या होता है पहले देख लें। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यानी कोई भी काम अगर हम करना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने एक फार्मेसी स्टोर खोल रखा है, तो दवाएं हम कैसे खरीदेंगे, उनको हम कहाँ रैक में रखेंगे, उसको हम पेशेंट को किस प्रकार से देंगे, उसकी क्या नाम है नंबरिंग वगैरह कैसे करेंगे, उसका स्टोरेज कैसे करेंगे, ये सारी चीज को अगर हम एक फॉर्मेट में रख लें, एक रिटन डॉक्यूमेंट में रख लें, तो वो जो रिटन डॉक्यूमेंट होगा उसी को कहेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये हर जगह होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, हॉस्पिटल फार्मेसीज में होता है, हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर होता है, कॉलेजेस के अंदर होता है, आपकी लैब की, जहां आप लैब करने जाते होंगे कॉलेज में, वहां पे भी आपने देखा होगा कि SOPs लगी रहती हैं। तो अगर हम बात करें एक हॉस्पिटल के अंदर जहां पे फार्मेसी स्टोर है, अगर उस फार्मेसी स्टोर में SOP बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ये प्रश्न में पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है स्टाफ नर्स, फिजिशियन, फार्मासिस्ट या नन। तो बड़ा ही सिंपल सी बात है, हम फार्मेसी कोर्स कर रहे हैं और अगर हमें ये प्रश्न आ रहा है तो आप तो पहले सीधे ही मान लीजिए कि SOP जो है फार्मेसी के अंदर जो भी काम करने का जिम्मेदारी हो किसकी होगी? फार्मासिस्ट की होगी। तो फार्मेसी के अंदर इस SOP बनाने की जिम्मेदारी भी किसकी होगी? फार्मासिस्ट की होगी। इसीलिए यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज फार्मासिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड सब्सक्रिप्शन कंटेन्स डायरेक्शन टू द। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उसका जो पार्ट है सब्सक्रिप्शन वाला, ये किसके लिए लिखा जाता है या जो इसमें डायरेक्शंस होती हैं वो किसके लिए होती हैं। तो पहले समझ ले प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। जब हम किसी भी क्या नाम है डॉक्टर के पास या फिजिशियन के पास विजिट करते हैं तो वो हमारी सारी डिटेल्स लिखता है, यहाँ पे नाम वाम सब, हमारा एज वगैरह सब लिखेगा, और उसके बाद RX लिखेगा जिसे हम लोग सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं। और RX लिखने के बाद फिर हमारे लिए दवाएं वगैरह लिखेगा, डोजेस फॉर्म वगैरह लिखेगा। इधर साइड में वो क्या नाम है टेस्ट वगैरह जो करवाने हैं या पेशेंट को कोई चीज बतानी है, 7 दिन में विजिट करो, ये करो वो करो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिखता है। तो ये जो पूरी चीज वो लिख रहा है, इस प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है वो आप समझ गए। वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि फिजिशियन के द्वारा पेशेंट को दिया जाता है, जिसमें सारी डिटेल्स बीमारी के बारे में, दवा के बारे में सब कुछ लिखी होती है। अब यही प्रिस्क्रिप्शन लेकर के जो पेशेंट है वो हमारा
दूसरे हेल्थ वर्कर्स के पास जाता है, जो फार्मासिस्ट के पास जाता है, नर्सेस के पास जाता है और अपना इलाज वगैरह कराता है। तो ये पूछ रहा है कि जो सब्सक्रिप्शन पार्ट होता है वो डायरेक्शन किसके लिए लिखा जाता है? फिजिशियन के द्वारा। तो पहला ऑप्शन तो फिजिशियन है, फिजिशियन अपने लिए थोड़ी लिखेगा, तो ये तो गलत ही हो गया। तो जो भी सब्सक्रिप्शन में पार्ट होता है, जिसका मतलब होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि कितनी मात्रा में दवा देनी है, कितने दिन की दवा देनी है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो फार्मासिस्ट के लिए लिखी होती है, ताकि जब वो डिस्पेंस करे तो पेशेंट को उतनी मात्रा में दवा इत्यादि दे सके। तो सब्सक्रिप्शन किसके लिखा होता है? फार्मासिस्ट का। अब इसी प्रश्न से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न और बन सकते हैं, तो इस पे कुछ प्रश्न पूछे भी गए हैं आगे, अभी आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल कर ले तो हमें पता चल जाए। तो प्रिस्क्रिप्शन के कुछ मेन पार्ट्स हैं, जैसे इंक्रिप्शन है। इंक्रिप्शन जो होता है वो मेन बॉडी होती है, जहां पे ड्रग का नाम, डोजेज, ये सारी चीजें जो लिखी रहती हैं बीच में, यही क्या है? इंस्क्रिप्शन कहलाता है। सिग्नेचर क्या है? जहां पर पेशेंट के लिए, जो साइड में हमने लिखा ना कि पेशेंट को कितने क्या करना है, ठंडे पानी से नहाना नहीं पड़ना, क्या खाना है, कितने दिन में वापस आना है, ये सारे जो डायरेक्शंस पेशेंट्स को दिए जाते हैं वो सिग्नेचरा कहलाता है। और जो सब्सक्रिप्शन होता है वो हो गया इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट, जिसमें मात्रा वगैरह लिखी रहती है, कितना डोज देना है, ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं। और जो हमारा सुपरस्क्रिप्शन है, जो RX सिंबल अभी हमने बनाया, दैट RX सिंबल जो होता है वो जो डॉक्टर्स लिखते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। तो इस पे भी प्रश्न पूछे गए हैं और अभी आगे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो आपने यहाँ पे डिटेल कर लिया तो वहां पे तुरंत अब आंसर कर डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ डैश 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 स्किल। कम्युनिकेशन यानी जो हम लोग बातचीत करते हैं, आप पेशेंट को काउंसिल करना चाहते हैं, आप पेशेंट के साथ बैठे हैं, हॉस्पिटल्स के साथ में बैठे हैं, डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ बैठे हैं, तो आपको बात करने बेहतर से आना चाहिए, यानी अपनी बात आप रख सकें और सामने वाले की बात आप सुन सकें। इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। अब ये कम्युनिकेशन स्किल जो है वो किस प्रकार की स्किल का पार्ट है? हार्ड, सॉफ्ट, रफ या शॉर्ट? तो जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, जहां पे हम लोगों से बातचीत करते हैं अपने व्यवहार के द्वारा, अपने चलने फिरने के द्वारा, अपने कपड़े पहनने का जो सारा ढंग होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट स्किल। क्या बोलते हैं इसको? सॉफ्ट स्किल। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दैट इज सॉफ्ट स्किल। ठीक है, तो ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईमेल्स एंड वेबसाइट्स आर द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पे प्रश्न जो होता है एमसीक्यूज टाइप के होते हैं, कई बार दो ऑप्शन देता है, उसमें होता है ट्रू एंड फॉल्स होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो ये दो ऑप्शन वाला आ गया है। तो दो ऑप्शन वाले में क्या है कि ये पूछ रहा है आपसे ईमेल जो होते हैं, जो हम लोग ईमेल टाइप करते हैं, लोगों को भेजते हैं, और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल्स जिसको बोलते हैं, दूसरा वेबसाइट्स, जैसे किसी हॉस्पिटल की या किसी जगह की, आपके फार्मेसी स्टोर की वेबसाइट है, कॉलेजेस की वेबसाइट है, वो किस प्रकार के टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है? ओरल कम्युनिकेशन है या रिटर्न? तो बड़ी सिंपल सी बात है, लिख करके भेजा जाता है, रिटर्न फॉर्म में होता है, ओरली नहीं होता कुछ वहां पे। इसीलिए जो ईमेल्स और वेबसाइट्स हैं, दे आर द टाइप्स ऑफ रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट काउंसलिंग इज अ प्रोसेस। जो पेशेंट काउंसलिंग अभी हमने कहा, जहां पर हम पेशेंट को से बात करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उसको जो दवा वगैरह है, जो इलाज की चीजें हैं, जो उसके लिए अच्छी बातें हैं, खान पान का जो उसका तरीका होगा, वो सब कुछ हम उसको बताते हैं, इसे बोलते हैं पेशेंट काउंसलिंग। तो पेशेंट काउंसलिंग किस प्रकार की प्रोसेस है? यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल? अभी जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये क्या है? यूनिडायरेक्शनल। यूनि मतलब एक तरफ चलने वाला। एक तरफ चलने वाले का मतलब ये है कि मैं आपसे बोल तो रहा हूं, आप मुझे सुन तो रहे हैं, लेकिन आप अगर कोई चीज बोलेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगी, या मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपको जो मैं बात कह रहा हूं वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो क्लासरूम में हम यूनिडायरेक्शनल नहीं होते, क्लासरूम में हम बाई डायरेक्शनल होते हैं। तो बाई डायरेक्शनल का मतलब हो गया कि जो पेशेंट है वो अपनी बात रखेगा, ठीक है, कि हाँ, आप उससे पूछेंगे कि क्या क्या आपको तकलीफ है, वो बताएगा, आप फिर उस तकलीफ का इलाज बताएंगे, या आप उस तकलीफ को कैसे दूर करना है वो बताएंगे। आप उससे पूछेंगे आपको समझ में आ गया कि कैसे दवा खानी, वो बोलेगा नहीं समझ में आया, तो फिर आप उसको समझाएंगे। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, यानी पेशेंट काउंसलिंग जो प्रोसेस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, यानी कि पेशेंट और फार्मासिस्ट दोनों की तरफ से बातचीत होती है। इसीलिए यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बाई डायरेक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a faithful adherence by the patient to the prescriber's instruction is called। adherence बहुत ही अच्छा एक शब्द ये पूछ रहा है हिंदी में। अगर कुछ बच्चे बार बार बोलते हैं सर हिंदी में बताइए, तो हिंदी का मतलब ये है कि ये पूछ रहा है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो ध्यान पूर्वक अपना जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है, जो उसको दवाएं या इलाज का तरीका बताया गया, उसको वो पूरी तरीके से कर रहा है, यानी फिजिशियन के द्वारा, फार्मासिस्ट के द्वारा जो बात बताई गई है उसको वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसी पर प्रश्न पूछा है। तो अगर वो फॉलो कर रहा है,
बड़ा ही ध्यानपूर्वक उसको पूरा उसने ध्यान दिया हुआ है। और फेथ का मतलब हो गया कि उसको पूरा विश्वास है अपने प्रिस्क्राइबर के ऊपर कि उसने जो मुझे दवाएं लिखी हैं, जो मुझे इलाज बताया है वो सही है, और वो जो भी बोला है, जितने समय बोला है खाने के लिए, जितनी मात्रा में बोला है, मैं उसको पूरा फॉलो कर रहा हूं अगर, तो इसे क्या कहेंगे? इसे बोलेंगे पेशेंट कॉम्प्लियंस या इसे बोलेंगे पेशेंट नॉन कॉम्प्लियंस। अगर कोई व्यक्ति अपने प्रिस्क्रिप्शन को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं पेशेंट कंप्लायंस, यानी कि पेशेंट जो है वो बात को सुन रहा है। और इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पेशेंट कंप्लायंस। यानी कि अगर वो जो चीज आपने इसको बताई है पेशेंट को, उसको वो फॉलो कर रहा है, तो उसे हम लोग पेशेंट कंप्लायंस बोलेंगे। अगर वो फॉलो नहीं कर रहा तो उसे हम बोलेंगे नॉन कंप्लायंस। और अडहेरेंस का मतलब होता है चिपकना, वैसे अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हम लोग के लिए मतलब क्या है कि फॉलो करना है, यानी जो चीज हमने बताई है उसको उसने फॉलो किया है। स्फैग्मोमैनोमीटर इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो स्फैग्मोमैनोमीटर हम सभी जानते हैं, वो बीपी वाली जो मशीन होती है उसको वो किस काम में आती है? ब्लड प्रेशर को नापने में आती है। तो स्फैग्मोमैनोमीटर किस काम में आता है? ब्लड प्रेशर को नापने के काम आता है। और आपने मशीन अगर ना देखी हो तो एक बार देख लीजिएगा। ये मैनुअल वाली जो मशीन आती है इसी को स्फैग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, जहां पर एक ये क्लब जैसा कपड़े जैसा होता है उसको लपेट दिया जाता है और उसके बाद फिर इस पंप से उसमें प्रेशर भरते हैं और ये जो हमारा लगा करके और उसको कान में लगा करके हम सुनते हैं कि जो है धड़कन जहां पे तेज होगी धीमी होगी, आपने किया होगा प्रैक्टिकल, तो उससे फिर हम लोग बीपी को डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों का रीडिंग जो है वो नोट कर लेते हैं। इसी जो ऑपरेटर्स है इसी को क्या बोलते हैं? स्फैग्मोमैनोमीटर। और ये ब्लड प्रेशर को मापने के काम में आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैमोग्राम इज लुक फॉर अर्ली साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और ब्लड कैंसर। मेमोग्राफी जो है वो की जाती है और ये एक तरीके का स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे है जो कि मेमोरी ग्लैंड्स के लिए किया जाता है, यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स होते हैं या जिनको लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर इनको हो गया होगा या हो सकता है जिनको, उनके में ही ये मेमोग्राफी किया जाता है। तो वहां से जो डेटा निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोग्राफ बोलते हैं। और ये मेमोग्राफ जो होता है वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash 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 is the disorder in which stools become hard, dry and difficult to pass from the bowel। ये कौन सी ऐसी कंडीशन या बीमारी है जहां पर जो फीकल मैटर है, यानी कि जो व्यक्ति जो है वो जा रहा है सुबह फ्रेश होने के लिए, बट उसका जो स्टूल है, जो फीकल मैटर है वो बहुत हार्ड हो गया है, बहुत सूख गया है और उसको जो है उसे बाहर निकालने में बड़ी दिक्कत आ रही है। हिंदी में इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, कब्ज हो गया उसको। ठीक है, कब्ज हो गया, सब कुछ जाम हो गया, कुछ निकल नहीं रहा। तो जो कब्ज की कंडीशन है इसे क्या कहेंगे? कॉन्स्टिपेशन या डायरिया? डायरिया की कंडीशन में तेजी से निकलता है, कब्ज की कंडीशन में निकलना बंद हो जाता है फीकल मैटर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कब्ज। कब्ज। और हिंदी में उसको कब्ज बोले तो अंग्रेजी में उसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिपेशन। तो यहाँ पे जब भी स्टूल जो है वो हार्ड हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न है हमारा, डैश 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 मींस स्टडी ऑफ कॉजेज एंड डेवलपमेंट ऑफ डिसीज, इटियोलॉजी और इटियोपैथोजेनेसिस। ये दो टर्म आपको दे रहा है, इन दोनों में से एक सही आंसर है। डैश 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 का क्या कह रहा है कि उस चीज को क्या बोलते हैं जिसका मतलब होता है कि हम पहचान पाए कि कौन सी बीमारी हुई है, उसका क्या काज है और उसकी डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरीके से वो धीरे धीरे बढ़ गई। तो ये जो दोनों चीज का स्टडी है उसको, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? इटियोलॉजी बोलते हैं या इटियोपैथोजेनेसिस बोलते हैं? देखिए ये जो इटियोपैथोजेनेसिस आपको दिख रहा है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो इटियोलॉजी हो गया, दूसरा जो है पैथोजेनेसिस हो गया। इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेस को जानना। जैसे मैंने आपसे मतलब किसी ने आपसे पूछा कि मलेरिया कैसे होता है, तो आपने कहा मलेरिया मच्छर के काटने से होता है और एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम का जो हमारा क्या नाम है पैरासाइट है वो मच्छर के लार्वे पाया जाता है जो कि हमारे शरीर के अंदर छोड़ देता है। ये क्या हो गया? कॉज हो गया कि मलेरिया कैसे हुआ। और डेवलप कैसे हुआ? कि जब वो आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपके बॉडी में जाता है उसके बाद उसकी पूरी लाइफ साइकिल होती है और वो फिर 1 से 2, 2 से 4 अपनी संख्या बढ़ाता है और आपको बीमार करता है। इसको क्या बोलेंगे? पैथोजेनेसिस बोलेंगे। यानी कि हम उसको पकड़ेंगे कि कैसे ये सब कुछ डेवलपमेंट कर रहा है। तो जब इन दोनों चीज को एक साथ आप कर रहे हैं, कॉज भी देख रहे हैं और डेवलपमेंट भी देख रहे हैं, तो उसके लिए जो टर्म यूज करेंगे वो कहलाएगा इटियोपैथोजेनेसिस। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इटियोपैथोजेनेसिस। केवल कॉज बोलता तो बोल देते आप इटियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश 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 मींस प्रोसेस ऑफ वोमिटिंग। वोमिटिंग होने की जो प्रोसेस होती है, उल्टी आने की जो प्रोसेस होती है, उसे क्या कहते हैं? इमिसिस बोलते हैं या नाउजिया बोलते हैं? इमिसिस जो होता है वो इमिटिक शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है वोमिटिंग। जब भी कभी जो भी कुछ हमारे गट में है
और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है, उसको हम लोग फोर्सफुली उसको बाहर निकालते हैं, रिफ्लक्स कर देते हैं। सब ये रिफ्लक्स एक्शन की तरफ से होता है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता उस पर, अनकंट्रोल्ड वे में सब कुछ बाहर निकलता है। इसी प्रोसेस को अंग्रेजी में वॉमिटिंग बोलते हैं, और हमारी भाषा में जो हमारी क्या नाम है साइंटिफिक भाषा, उसमें हम उसे इमिसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को। और नोजिया क्या होता है? नोजिया वो कंडीशन होती है जिसमें अनप्लीजेंट आपको फीलिंग हो रही है, वोमिटिंग की फीलिंग आ रही है कि वोमिटिंग हो जाएगा, चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है, उस फीलिंग को नोजिया बोलते हैं। बट जो प्रोसेस है वोमिटिंग होने की, उसे क्या बोलेंगे? इमिसिस बोलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, OTC आर डैश 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 ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन नॉन प्रिस्क्रिप्शन। OTC का फुल फॉर्म क्या होता है? OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर ड्रग। ओ मतलब ओवर, टी मतलब द, और सी मतलब काउंटर। ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिनका जो सेफ मानी जाती हैं जनरली, और जिनको हम नॉर्मल कंडीशंस में ले सकते हैं। हल्का सर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, कुछ कॉस्मेटिक्स की चीजें, वो सब कुछ OTC के अंतर्गत आती हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी किसी फिजिशियन से लिखवा करके लेने की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती। इसीलिए OTC जो होती हैं वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं, यानी बिना फिजिशियन के मिले आप फार्मासिस्ट की मदद से भी ले सकते हैं, यानी बिना फिजिशियन के फार्मासिस्ट इन ड्रग्स को दे सकता है, और इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The amount contributed by proprietor और पार्टनर इन द बिजनेस इज नोन एज। कोई भी व्यक्ति, दो लोग, दो तीन लोग मिलकर के पार्टनर होकर के कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या आप अपना पैसा लगा रहे हैं, तो उससे जो आपने पैसा या समय जो भी कुछ आपने लगाया, उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल। जो हम लोगों ने पैसा लगाया होता है, या एक दो लोगों ने बिजनेस में मिल करके पैसा लगाया होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कैपिटल। और जो उस बिजनेस में सारा सामान होता है, उसे क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। तो एसेट पे भी प्रश्न पूछा गया आगे के ईयर्स में। तो एसेट क्या होता है? जो भी कुछ सामान, जो भी कुछ बिलोंगिंग्स होती है किसी बिजनेस से, उसे बोलते हैं एसेट। और जो पैसा हम लगाते हैं, समय वगैरह लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। समय भी, क्योंकि पैसा जैसा है इसीलिए मैं समय को भी बोल दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन VED एनालिसिस मैथड, ऐसा एनालिसिस का ये मैथड है VD एनालिसिस, जो कि जनरली जो है स्टोर वगैरह पे बहुत ज्यादा लगाया जाता है। उसमें E किसके लिए स्टैंड्स होता है? यानी VED का मतलब पूछा जा रहा है, जिसमें E का मतलब आपसे पूछ रहा है। तो ये जो VED का जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो होता है वाइटल, V फॉर वाइटल, E फॉर इसेंशियल, और D फॉर जो होता है डिजायरेबल। यानी अगर मान लीजिए कि मैं एक शॉप खोलना चाह रहा हूं, एक बिजनेस करना चाह रहा हूं, तो वाइटल आइटम्स वो आइटम्स होंगे जिनकी जरूरत, जिनके बिना हमारा दुकान चलेगा ही नहीं, यानी हमको वो चाहिए ही चाहिए अपने यहाँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं ड्रग स्टोर खोल रहा हूँ, फार्मेसी स्टोर, तो पैरासीटामोल तो चाहिए ही चाहिए होगी। जो भी पेशेंट आता है वो जनरली पहले पैरासीटामोल ही मांगता है, ज्यादातर प्रॉब्लम्स पहले हम लोग पैरासीटामोल लिखते हैं, तो पैरासीटामोल हमारे लिए क्या हो गया? वाइटल हो गया। दूसरा फिर इसेंशियल, इसेंशियल वो ड्रग्स या वो सामान हो गया जो कि हमें और अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि वो अगर जब प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा जाएगा तो हमारे पास हो, जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह हो गया। और तीसरा है डिजायरेबल, ऐसी चीजें भी होनी चाहिए जो कि हमारे शॉप पे पेशेंट तो कम आएंगे लेकिन आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कुछ जनरल प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, जैसे क्या नाम है, सैनिटरी पैड हो गया, या बच्चों के जो है वो हो गए पैड हो गए, ये सारी चीजें जो है वो हमें रहनी चाहिए। ये क्या हो जाएगा? डिजायरेबल। तो जब हम पैसा लगा रहे हैं, जब हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या हम अपने पास हमारा जो बजट है बना रहे हैं, तो वाइटल जो आइटम्स हैं उनको हम सबसे पहले रखेंगे कि हम उन्हें खरीदेंगे, फिर इसेंशियल वाले को खरीदेंगे, और लास्ट में फिर हम डिजायरेबल वाले के लिए हमारे पास जो पैसा बचेगा, जो बजट बचेगा, उसके हिसाब से फिर हम डिजायरेबल वाला भी खरीदेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं? वेट एनालिसिस बोलते हैं। और यहाँ पे ई का क्या मतलब होता है? इसेंशियल होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द रिटेल स्टोर इज। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 है, उसके अनुसार कभी कोई व्यक्ति अगर रिटेल फार्मेसी स्टोर खोलना चाहता है, रिटेल ड्रग स्टोर खोलना चाहता है, तो कितनी जगह उसको चाहिए, उस दुकान में कितनी जगह होनी चाहिए? तो एज पर DNC एक्ट जो उसको जगह चाहिए होती है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 10 स्क्वायर मीटर की जगह अगर उसके पास है तो वो एक ड्रग स्टोर खोल सकता है। इससे ज्यादा रहेगा तो और अच्छा है, बढ़िया बना लेगा, लेकिन मिनिमम जो इसको रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 10 स्क्वायर मीटर। और ये किसके द्वारा है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के द्वारा बताया गया है हमारे भारतवर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिनिमम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इज नॉट लेस देन।
ये तो आपसे जुड़ा हुआ प्रश्न है। जितने बच्चे भी डी फार्मा कर रहे हैं उनको डी फार्मा करने के बाद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है, तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए कितने घंटे की उनको हॉस्पिटल ट्रेनिंग आवश्यक है, जो आप सभी को इस कोर्स के करने के बाद आपको करना है, यानी एग्जाम देने के बाद आपको ट्रेनिंग करनी है। और ये जो है हमारा ER 2020 जो फार्मेसी एक्ट है उसके द्वारा जो हम लोग देखते हैं, उसमें हमें बताया जाता है कि जो आपको फार्मासिस्ट जब आप बनेंगे और उसके लिए आप जब हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करेंगे, तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए वो जरूरी कितनी है, 500 घंटे की ट्रेनिंग आपको करनी है। और साथ ही साथ जो है ये ट्रेनिंग लगभग 3 मंथ तक आपकी चलती है। तो 3 मंथ्स, अगर मंथ में पूछ रहा है तो 3 मंथ है, और घंटे में पूछ रहा है तो मिनिमम 500 आवर्स की ट्रेनिंग आपको करना मस्ट है। और ये दोनों चीज जो है वो आपके ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पर लिखा जाता है। तो इसीलिए यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 500 आवर्स या 500 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आरोग्य सेतु ऐप इज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फाइट अगेंस्ट। ये देखिए, ये प्रश्न अब रिपीट होने की संभावना इसलिए कम है क्योंकि ये 2022-23 में पूछा गया था, 22 वाले सेशन में। तो इसलिए पूछा गया 22-23 के सेशन में क्योंकि उस समय कोविड जस्ट आया था। तो आप सबको मालूम है आरोग्य सेतु जो है वो ऐप था जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था। आप सभी अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड करते थे, उसमें आप अपना असेसमेंट कर लेते थे, उसमें आपको कुछ काढ़ा वाढ़ा बनाने की सारी विधि वगैरह सब कुछ दिया रहता था। तो आरोग्य सेतु जो ऐप था वो कोविड-19 के दौरान आया था, और कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये ऐप जो है वो लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑनलाइन फार्मेसी जिसे ई फार्मेसी भी बोलते हैं इज ऑल्सो नोन एज ड्रग स्टोर और वेब ड्रग स्टोर। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, अगर वो ऑनलाइन फार्मेसी जैसे कि 1mg हो गया, जो आजकल हम लोग देखते हैं ऐड वगैरह आता है, तो ये सारे जो है, या अपोलो फार्मेसी का जो ई वाला अपोलो फार्मेसी हो गया, ये सभी जो स्टोर्स हैं वो क्योंकि वेबसाइट के द्वारा चलते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, वेब ड्रग स्टोर या ई फार्मेसी भी इसको बोल सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न हो गया। तो यह आंसर क्या हो जाएगा, वेब ड्रग स्टोर। और जो फिजिकल वाले होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रग स्टोर बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो लास्ट प्रश्न है पहले वाले पेपर का, वो था पेटी कैश बुक इज अ बुक ऑफ अकाउंट विच रिकॉर्ड्स। देखिए, कैश बुक जो होती है वो हम लोग के लिए, बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें हम जितना पैसा हमने खर्चा किया, जितना पैसा हमारे पास आया, जो जो सामान हमने खरीदा, जो हम खर्चे वगैरह करते हैं, वो सब कुछ उसमें नोट डाउन करते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हम कितना अर्निंग कर रहे हैं, या हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमें लॉस कितना हो रहा है। तो इसको समझने के लिए जो चीज लिखी जाती है उसे बोलते हैं कैश बुक। ध्यान दीजिएगा, इस पे प्रश्न आगे भी पूछा है तो दोबारा से आएगा। अब ये कई तरीके की होती है, और उसमें जो पेटी कैश बुक होती है वो किस काम की होती है, तो पेटी कैश बुक जो होती है वो माइनर जो खर्चे करते हैं, जैसे मान लीजिए हम बिजनेस चला रहे हैं, तो कभी हमको कहीं आना जाना पड़ा, तो जो किराया भाड़ा लगा वो हमने उसमें लिख दिया, कोई हम वर्कर आया था, हमने उसको कुछ दे दिए तो वो हमने लिख लिया, हमें भूख लग गई, हमने कुछ समोसे मखेरा खा लिए गले में से पैसा निकाल करके, तो वो हमने वहां पे लिख दिया। और कुछ मेंटेनेंस का खर्च हो गया, कुछ ऐसा वैसा खर्चे, छोटे छोटे जो खर्च होते हैं डेली बेसिस पे, वो हम पेटी कैश बुक के अंदर क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे छोटे मोटे भी कुछ खर्चे, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो भी आ रही है। तो इसीलिए जो पेटी कैश बुक होती है वो माइनर जो अमाउंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो ये हो गया हमारा 2023 का पेपर। अब हम चलते हैं अगले साल के पेपर की तरफ, और जो हमारा अगला साल था जो पेपर का, वो था 2024 का, यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 2024 के पेपर की तरफ चलते हैं। और इसमें जो पहला ही प्रश्न पूछा था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं पे पूछा जा रहा है, ये लगभग हर सब्जेक्ट में डिप्लोमा इन फार्मेसी में पूछा जा सकता है, और कई बार पूछा भी गया है, और आपने भी देखा होगा कि ये पूछा जा रहा है। तो जो क्वेश्चन है वो है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज। जो हमारे भारतवर्ष में, यानी इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनाती है, और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनाने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जो फार्मेसी एक्ट है उसके द्वारा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो मिनिमम क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कोर्स आप लोग कर रहे हैं वही सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी किसी व्यक्ति ने किया है तो वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकता है। बैचलर फार्मेसी वाले भी बन सकते हैं, मैंने डिप्लोमा नहीं किया, मैंने बैचलर इन फार्मेसी पहले किया था, बाद में मैंने एमफॉर्म किया। लेकिन जो बैचलर इन फार्मेसी किए हो, मास्टर इन फार्मेसी किए हो, या फॉर्म डी जिसको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बोलते हैं, कोई भी कोर्स किया हो वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो सकता है। लेकिन आपका प्रश्न है मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो मिनिमम यानी कि सबसे छोटा जो कोर्स है इसको करने के लिए वो क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दैट इज डिप्लोमा इन फार्मेसी। अगर पूछता
इनमें से कौन कौन सा क्वालिफिकेशन है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने के लिए, और अगर 3-4 इसमें नाम दे करके और ऑल ऑफ द एबव होता तब आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाता, क्योंकि सभी लोग जो बैचलर किए हैं, मास्टर्स किए हैं या डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हैं या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी किए हैं, वो सभी लोग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो सकते हैं। ये सभी जो है क्वालिफिकेशन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की ही है। अगला प्रश्न है हमारा, द इंस्टीट्यूट रनिंग डी फार्मेसी कोर्स मस्ट हैव अ मॉडल फार्मेसी, ट्रू और फॉल्स। देखिए ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ गया। ये पूछ रहा है कि जो भी कॉलेजेस चल रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूट है जहां पे डिप्लोमा इन फार्मेसी की पढ़ाई हो रही है, वहां पे एक मॉडल फार्मेसी होना चाहिए जहां पर आपको दवाओं के बारे में, रख रखाव के बारे में जानकारी दी सके। एक लैब होती है जो कि मॉडल फार्मेसी जैसी होनी चाहिए। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है। ये ER 2020 जो अभी आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, जो नया सिलेबस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा 2020 में लागू किया गया था, उसमें यह बात लिखी गई है कि जो इंस्टीट्यूट होंगे जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी पढ़ा रहे होंगे, उन्हें मॉडल फार्मेसी बनाना मस्ट है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर ट्रू। ये बात सत्य है। ट्रू मतलब सत्य, फॉल्स मतलब झूठ। तो ये बात क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, लैटिन टर्म SOS मीन्स। जो SOS लिख दिया जाता है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, SOS लिख देते हैं कई बार डॉक्टर, पैरासीटामोल के आगे लिख दिया SOS। तो इस SOS का क्या मतलब होता है? SOS जो है वो एक लैटिन वर्ड है। इसका सीधा सा मतलब होता है साई ऑपियस सिट। इसका अगर हम ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब होता है इफ देयर इज अ नीड, जब जरूरी हो, यानी इफ नेसेसरी। आपको ये दवा या जो भी प्रिस्क्रिप्शन में जो चीज लिखी गई है, कोई क्रीम लिखी गई है, ये आपको तब यूज करना है जब जरूरत लगे। कई बार होता है ना कि हमने कहा कि सर हमने एक इंजेक्शन ले लिया या हमने कोई वैक्सीन लगा ली, अब आपने कोविड की वैक्सीन लगवाई होगी, तो वहां पे डॉक्टर जो है वो बता देता था कि जब जरूरत हो, SOS यानी कि जब जरूरत पड़े। अगर बुखार आया, जरूरी नहीं कि बुखार आएगा, अगर बुखार आया तो पैरासीटामोल खा लीजिएगा, यानी जब जरूरत पड़े तब, यानी व्हेन ओनली रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़े आपको तो तब आप जो दवाएं लेते हैं उसके लिए SOS शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि रेगुलर शेड्यूल के लिए नहीं दिया जाता कि दिन में 3 बार खानी, दिन भर 3 बार नहीं खानी, जब जरूरत लगे तब खानी है। तो उसी के लिए क्या शब्द यूज करते हैं? SOS। अगला प्रश्न हमारा, शेक वेल बिफोर यूज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिलरी लेबल। ऑक्सिलरी लेबल वो होता है जहां पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है तो पेशेंट के लिए या फार्मासिस्ट के लिए कि इस चीज को यूज करने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी है, प्रिकॉशंस क्या रखने। अगर ऐसी कोई बात कहीं पर लिखी हो तो उसी को ऑक्सिलरी लेबल बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सिरप या सस्पेंशन आते हैं जिसपे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, ये ऑक्सिलरी लेबल का ही पार्ट है। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये बात क्या है? सत्य है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रू बोलेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। अगला प्रश्न हमारा, इट इज प्रेफरेबल टू अवॉइड एब्रिवेशन व्हाइल टॉकिंग टू द पेशेंट। एब्रिवेशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। तो क्या ये अवॉइड करना जरूरी है? हम अगर किसी पेशेंट से बात कर रहे हैं जिसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो हम उसे SOS बोल दें अगर कि ये दवा SOS खानी है तुमको, तो वो क्या जानेगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो इस यही एब्रिवेशन यानी शॉर्ट फॉर्म में पेशेंट से बात नहीं करनी चाहिए। जब भी आप पेशेंट की काउंसलिंग कर रहे हो उसको डिटेल में या अच्छे से उसको समझाइए। तो इसीलिए ये सही बात है। इसीलिए यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पेशेंट काउंसलिंग रिक्वायर्स द स्किल ऑफ डैश 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 कम्युनिकेशन। देखिए एक रिपीटेड प्रश्न हो गया। पिछले वर्ष के पेपर में भी पूछा था, 2022 वाले में, उसमें भी आपसे पूछा था ना कि कम्युनिकेशन किस तरीके का है, यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है। तो जो पेशेंट काउंसलिंग की जो स्किल्स होती हैं वो हमारी सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशंस होती हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। दूसरा वो जो हमने पहले डिस्कस किया था, दूसरी बात ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। और इसके साथ ही साथ कुछ अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जो पेशेंट के साथ जो कम्युनिकेशन हम करेंगे वो इफेक्टिव होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, यानी उसको हम एम्पैथी दें कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। और इंटरपर्सनल भी होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता है, हमें भी हुआ था, हम ऐसे दवा खाए ठीक हो गए। ऐसी ऐसी बातें जो अगर आप पेशेंट के साथ करते हैं तो पेशेंट जो है वो आपकी बात सुनता है और जल्दी ठीक होने के लिए इलाज का जो भी हम बता रहे हैं उसको एडहेयर करता है, उसके साथ जाने की कोशिश करता है। तो पेशेंट काउंसलिंग में बाई डायरेक्शनल होगा, इफेक्टिव और एम्पैथेटिक और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमको यहां पर करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, आइबुप्रोफेन इज टेकन विथ कैसे आइबुप्रोफेन को लेना है। तो आपके 4 ऑप्शंस हैं, बिफोर फूड, आफ्टर फूड, इन बिटवीन मील्स या कभी भी ले सकते हैं। तो जब भी आइबुप्रोफेन डॉक्टर्स आपको लिखते हैं या फार्मासिस्ट आपको देते हैं तो वो हमेशा बताते हैं कि आइबुप्रोफेन जो है वो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज कर सकती है। ये इस क्लास की जितनी भी ड्रग्स हैं, NSAIDs बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइडल, इसको बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, NSAIDs। जैसे पैरासीटामोल हो गया, एसिक्लोफिनैक हो गया, डाइक्लोफिनैक हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, ये सभी एक क्लास की ड्रग्स हैं।
इन क्लास के साथ एक दिक्कत आती है कि जब भी इन ड्रग को हम देते हैं तो ये साइड इफेक्ट करते हैं, ये हमारे गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करते हैं, गैस्ट्रिक एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए इन्हें खाली पेट नहीं खाना चाहिए, खाना खाने के बाद खाना चाहिए। तो यहाँ पे बिफोर जो फूड है वो बात सही नहीं है। कौन सी बात सही है? आफ्टर फूड बात सही है, यानी कि जब आप खाना खा ले, खाना खाने के बाद, नाश्ता वगैरह करने के बाद ही इन ड्रग्स का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आफ्टर फूड। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इसमें से कौन सी बात सही है? HIV जो एक वायरल इंफेक्शन है, बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इसको बोलते हैं, तो ये एक वायरल प्रॉब्लम हो गई। दूसरा, एड्स इज इनक्योरेबल, जो एड्स बीमारी है, एड्स का जो सिम्टम होते हैं वो इनक्योरेबल है, यानी कि एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं है, ये बात भी सही है। और एड्स इज द एडवांस्ड स्टेज ऑफ HIV, बिल्कुल सही बात है। HIV एक वायरस है जो अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्ट करता है तो धीरे धीरे अपनी संख्या वगैरह बढ़ा करके उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारे शरीर का होता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, और फिर उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं? एड्स बोलते हैं। इसीलिए यानी ये तीनों बातें सही लिखी हैं, इसीलिए यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा वो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी सारी बातें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश डैश, हम फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। डैश 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 कॉजेज यूरिन कलर ऑरेंज, क्या है जो कि यूरिन के कलर को ऑरेंज बना देता है? कई बार ऐसा होता है, अभी जैसे आजकल का मौसम चल रहा है, अगर हमने पानी कम पिया हो या फिर हम बहुत सारा पसीना हमारा बह गया हो और हम यूरिनेशन करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो यूरिन है वो ऑरेंज कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये कंडीशन जो होती है वो बेसिकली डिहाइड्रेशन की वजह से होती है, यानी कि आपके शरीर में पानी की कमी हो जाए तो उसे डिहाइड्रेशन बोलेंगे और उसकी वजह से होती है। इसके अलावा कभी कभार कुछ ऐसी चीजें हम लोग खा लेते हैं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह भी खाते हैं, या कई बार जो है वो मल्टीविटामिन की जो टैबलेट आती है, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह, उनसे भी कभी कभार जो है कलर यूरिन का चेंज होता है, ऑरेंज कलर का हो जाता है। तो फूड डाइज वगैरह के लिए भी हो जाता है, और कुछ दवाओं के द्वारा, जैसे कि लैक्सेटिव्स हैं, फिनोपायरिडीन जो ड्रग्स होती हैं, इन सब के प्रेजेंस में भी ऑरेंज कलर यूरिन का होता है। बट जो बेसिक नीड है, जो कि बेसिक सबसे बात है, वो है डिहाइड्रेशन। जब भी डिहाइड्रेशन होगा आपके यूरिन का कलर क्या हो जाएगा? ऑरेंज हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पिल काउंट इज अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ, किस चीज का मेजरमेंट है? पिल मतलब जो दवाएं हम गोलियां होती हैं उनको काउंट करने का जो मेथड है वो क्या चीज को मेजर करने के लिए किया जाता है? मेडिकेशन एडहेरेंस के लिए, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट गिवन फ्री, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम। तो जो पिल काउंट होता है वो हम पेशेंट्स को जनरली बता देते हैं। जैसे हमने उससे कहा कि हम आपको 10 गोली दे रहे हैं और हर गोली एक एक दिन खानी है, तो आपको भूलना नहीं है कि 10 दिन दवा खानी है। तो अब क्या करेगा? दवा खाने से पहले एक बार गिन लेगा दवा को, या खाने के बाद गिन लेगा। तो गिनने के बाद उसको पता चल जाएगा कितनी दवा बची है। मान लीजिए 8 दवा बची है, तो इसका मतलब वो 8 दिन दवाएं खा लिया है। लेकिन अगर वो दवा जो है 7 बची है और देख रहा है कि हम डॉक्टर को 8 दिन पहले दिखाए, तो इसका मतलब कि 1 दिन की दवा छूट रही है। तो पिल काउंट जो है वो मेडिकेशन एडहेरेंस, यानी जो हम दवा दे रहे हैं, जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो हमने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, उसको पेशेंट फॉलो करे, उसको बताने का एक तरीका है, उसको मेजर करने का एक तरीका है। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा वो जाएगा मेडिकल एडहेरेंस। अगला प्रश्न है हमारा, ये पिछले साल के क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, मेडिकल एडहेरेंस वाला। नेक्स्ट इज डैश 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 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट फॉर द स्क्रीनिंग हाई ब्लड प्रेशर। देखिए ये रिपीटेड प्रश्न होगा, पूछने का तरीका बदल दिया। तो स्पेग्मोमैनोमीटर हमने आपको बताया था, जो कि ब्लड प्रेशर को नापने के काम में आता है पिछले साल वाले क्वेश्चन में, तो वही यहाँ पे आंसर आप लिख लेंगे। हाँ, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, दैट इज SPHYG और MAMOMOMETR, स्पेग्मोमैमोमीटर, ये आपको लिखना है, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ब्लड प्रेशर को नापने के काम में आता है। तो ये रिपीटेड प्रश्न है, देख रहे हैं ना कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस पूछने का तरीका बदल जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मेजरमेंट ऑफ BMI इज एन इन्वेसिव टेक्निक। जो बेसिक मेटाबॉलिक जो इंडेक्स होता है, जिसमें बॉडी वेट, हाइट वगैरह हम लोग देखते हैं, वो एक इन्वेसिव टेक्निक है या नहीं, ये यहाँ पर पूछ रहा है। ट्रू है या फॉल्स? इन्वेसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें हम अपने शरीर पर दबाव डालते हैं, कोई कट या चीरा वगैरह लगाते हैं। जैसे कोई टेस्ट करना है, हमने ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करना है और हमने यहाँ पे पिन जो है चुभाई और ब्लड निकला, उसके बाद हमने चेक किया, तो वो कहलाएगा इन्वेसिव टेक्निक। बट BMI जो इंडेक्स होता है, यानी कि जहाँ पे हम बॉडी मास, वेट और हाइट वगैरह चेक करते हैं, उसमें हम अपने शरीर पे कोई दबाव नहीं डालते, कोई चीरा वगैरह नहीं लगाते हैं। इसीलिए ये बात क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ये बात क्या है? झूठी है। ये इन्वेसिव टेक्निक नहीं है, ये नॉन इन्वेसिव टेक्निक का एक पार्ट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ कफ? खांसी जो कफ आती है उसके 2 तरीके होते हैं, और सभी जानते हैं 2 तरीके होते हैं, हम सभी को कभी ना कभी खांसी हुई है। एक होती है ड्राई कफ, जिसमें हमको कोई बलगम नहीं होता, और दूसरा जहाँ म्यूकस नहीं निकलता, और दूसरा होता है वेट कफ, जिसमें हमें बलगम आता है। तो आप 2 ही
तरीके से बिना पढ़े भी इसको लिख सकते हैं। ड्राई कफ जिसको नॉन प्रोडक्टिव कफ भी बोलते हैं, जिसमें म्यूकस नहीं होता है, और दूसरा कौन सा होता है, वेट कफ, जिसमें प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं, जिसमें म्यूकस या बलगम जो है वो स्पूटम भी बोल सकते हैं आप, वो निकलता है। तो ड्राई कफ हो गया और कौन सा हो गया, वेट कफ हो गया। दो तरीके के टाइप ऑफ कफ हो गए। अगला प्रश्न है हमारा, द फुल फॉर्म ऑफ ओटीसी इज। अब देखिए ये भी एक रिपीटेड प्रश्न हो गया, पिछले क्वेश्चन में मैंने पिछले साल के क्वेश्चन में बताया था ओटीसी का फुल फॉर्म क्या है, ओवर द काउंटर। और ये क्या होती है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं, यानी बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम पेशेंट को दे सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स। अगला प्रश्न है हमारा, इन फाइनेंस के टर्म्स में व्हाट बिजनेस ओन्स इज कॉल्ड। अब ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है, हमने पिछले वाले प्रश्न का आपको एक्सप्लेन किया था। हमने कहा था अगर कोई व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। लेकिन उसके बिजनेस में जो भी कुछ है, मान लीजिए मैं एक बिजनेस चला रहा हूं, मेरे पास लैपटॉप है, घड़ी है, टेबल है, कुर्सी है, दुकान है, वहां सामान रखा है, वो सब क्या होगा, हमारा एसेट कहलाएगा। तो जब भी जो बिजनेस में जो भी कुछ होता है, जो एक बिजनेस ओन करता है, उसे उस बिजनेस का क्या कहते हैं, एसेट बोलते हैं। तो ASSETS एसेट इसको बोलेंगे आप। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इन द पेशेंट काउंसलिंग एरिया। पेशेंट काउंसलिंग एरिया अगर हमने बनाया है, मॉडल फार्मेसी है या हमारा खुद का फार्मेसी स्टोर है, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट काउंसलिंग एरिया है, तो वहाँ क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आपका ऑप्शन है पीक फ्लो मीटर, वेइंग स्केल, स्पेग्मोमैनोमीटर या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी चीजें वहाँ चाहिए, क्योंकि हम कोई अस्थमा का पेशेंट है, कोई क्या नाम है रिस्पायरेशन से रिलेटेड तकलीफ है, उसको तो हम पीक फ्लो मीटर से चेक कर लेंगे और उसको बताएंगे। वेइंग स्केल वगैरह हमको चाहिए, हम उसकी हाइट वगैरह, वेट वगैरह हम जरूर लेते हैं, तो ये सारी चीजें को देखने के लिए। और स्पेग्मोमैनोमीटर चाहिए, हम उसका ब्लड प्रेशर जरूर चेक करते हैं, हर पेशेंट का पहले चेक कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है, तब उसके हिसाब से चलता है। ये सब कुछ प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा भी जाता है। तो इसीलिए जब भी पेशेंट काउंसलिंग एरिया होगा, वहां ये सारी चीजें आपको चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। इसके अलावा पेशेंट काउंसलिंग एरिया में हम कंप्यूटर रख सकते हैं ताकि उसका डेटा रख सकें। हम वहां पर और भी जैसे ग्लूकोज मॉनिटरिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह रख सकते हैं, ताकि उसके जो दवाएं हैं जो सिंपल हैं, जैसे ORS वगैरह है, वो हम वहां पे रख पाएं। मान लीजिए वो ज्यादा टेंशन में आ रहा है तो हम उसे कुछ पिला दें, और पानी वगैरह रखें। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो पेशेंट काउंसलिंग एरिया में हो सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रिस्क्रिप्शन इज नीडेड फॉर डिस्पेंसिंग नार्कोटिक ड्रग्स, ट्रू है या फॉल्स। तो नार्कोटिक ड्रग्स हो गई, शेड्यूल H ड्रग्स हो गई, शेड्यूल X ड्रग्स के अंतर्गत आता है। शेड्यूल H हो गया, शेड्यूल H1 हो गया, जो हम लोगों ने जूरिस में पढ़ा था या जूरिस में आपको बताया था हमने, और जो फार्माकोलॉजी में भी आपने पढ़ा है। ऐसी ड्रग्स को बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम नहीं दे सकते, यानी ये सभी जो ड्रग्स होती हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं। तो इसका मतलब कि ये ट्रू होगा, यानी ये सत्य बात है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप नार्कोटिक ड्रग्स को डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIFO। ये FIFO जो है, जैसे अभी हम लोगों ने एक टर्म देखा था, क्या नाम है, वेट एनालिसिस, उसी तरीके का FIFO होता है। ये भी हम जब दुकान खोल रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, उसके लिए होता है। इस F का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज, मान लीजिए हमने एक दुकान खोली है, तो हम सामान लेके आते हैं, लगातार हम कोई चीज ले आ रहे हैं, पैरासीटामोल ही बार बार ला रहे हैं, तो हम जो बैच लेके आ रहे हैं उसकी एक्सपायरी भी होगी। तो जो सामान हम पहले लेके आए, जो पैरासीटामोल हम पहले लेके आए, उसको हम पहले बेचेंगे, और जो हम बाद में लेके आए उसको हम बाद में बेचेंगे। यानी जो चीज दुकान के अंदर पहले आ रही है उसको पहले निकालिए या उसको पहले हटाइए वहां से, और बाद में फिर जो दूसरी चीज आई है उसको, बाद वाली चीज को बाद में निकालेंगे। इसी का इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। F का मतलब फर्स्ट हो गया, I का मतलब इन हो गया, दूसरे वाले F का मतलब हो गया फर्स्ट, और O का मतलब हो गया आउट। और इसका मतलब क्या पूरा, वो मैंने आपको बता दिया कि जो चीज हम पहले लेके आते हैं उसको हम पहले ही बेचते हैं या पहले ही उसको खर्च भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइंड कैश बुक। देखिए ये भी एक रिपीटेड प्रश्न हो गया, हमने आपसे बताया था कैश बुक क्या होता है। कैश बुक जो होती है वो एक रिटन फॉर्मेट है, एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है, जहां पर हम अपने सभी कैश ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उनको, जिसमें मनी कितनी आई है, कितनी पेमेंट की गई है, कितने डिपॉजिट किए गए हैं, या कितने बैंक से विड्रॉल निकाले गए हैं, जो भी छोटे मोटे खर्चे हो रहे हैं, वो सब कुछ हम जहां पे लिखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कैश बुक बोलते हैं। तो हम सिंपल एक लाइन में क्या बोलेंगे, कैश बुक इज अ फाइनेंशियल रिकॉर्ड यूज्ड टू ट्रैक ऑल कैश ट्रांजेक्शन। सभी कैश ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने के लिए बनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड साइन कैश मेमो। जब कैश मेमो बन रहा है हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर या कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर, उसको कौन साइन करेगा। तो जब मैं बता रहा हूँ फार्मेसी के अंदर अगर कुछ भी हो रहा है तो वो कौन करेगा, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही करेगा। तो यहाँ पे आंसर, ओनर तो करेगा नहीं, क्योंकि ओनर तो कैश दवा नहीं दे रहा पेशेंट को, तो वो अभी जनरली वो भी नहीं कर पाएगा। कोई और एम्प्लॉई फार्मेसी का वो ये सब काम नहीं करेगा। ये कौन करेगा, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट करेगा एज पर फार्मेसी एक्ट। तो इस यहाँ पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट विल बी द राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारे
2 पेपर खत्म हो गए। अब देखिए आपने 2 पेपर सॉल्व कर लिए, तो जो 2025 यानी पिछले साल का जो पेपर है, अब हम देखेंगे कि उसमें हमको कितना फायदा हो रहा है इन सभी 40 क्वेश्चन से। और देखेंगे कि यहाँ पे भी 3-4 क्वेश्चन रिपीटेड थे, तो वहां पर भी कुछ और क्वेश्चन रिपीटेड हो जाएंगे। और अगर ये तीनों साल का पेपर हम अच्छे से कर रहे हैं, तो इस साल 2026 में हमको कुछ क्वेश्चन तो हम बड़े आराम से देखते ही सॉल्व कर डालेंगे। तो चलिए 2025 के पेपर की तरफ चलते हैं। 2025 में जो पहला प्रश्न था वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉन एडहेरेंस। नॉन एडहेरेंस का मतलब क्या हुआ? कोई भी पेशेंट, हम एडहेरेंस बताए थे कि जो चिपक जाए, चिपकने का मतलब है कि जो भी चीज फॉलो करे पेशेंट, जो आपने उसको इलाज बताया उसको वो फॉलो करे। अगर उसको नहीं फॉलो कर रहा तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं वो यहाँ पे पूछ रहा है। पहला, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, बिल्कुल सही बात है। कोई व्यक्ति है, उसके पास पैसे की कमी है, उसके समाज, उसका जिस समाज से वो आता है जहां पर थोड़ी सी जानकारी का अभाव है, तो वहां पर हो सकता है, मान लीजिए किसी को हमने दवाएं दी और हमने कहा इस दवा को खा लेना, और वो अपने समाज में गया, अपने घर में गया, तो वहां पे लोगों ने बताया अरे ये मत खाओ, इसकी जरूरत नहीं है, पानी पी लो, नीम का पत्ता खा लो, ये सब खा लो तो तुम्हारा आराम हो जाएगा। या ये जो अंग्रेजी दवाएं होती हैं बहुत गर्म करती हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलने लगते हैं। तो इस सोशल, और हो सकता है अंग्रेजी दवाएं महंगी आ रही हैं या ऐसी कोई चीज है, उसके पास पैसे की कमी हो, तो हमने उससे कहा 10 दिन दवा खाना, लेकिन वो 5 दिन की दवा ही ले गया। तो ये जो है सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स बिल्कुल होते हैं। दूसरा, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, बिल्कुल पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स भी होते हैं। कई बार पेशेंट्स को लगता है कि जो चीज हमें दवा दी गई है वो सही नहीं है, या वो डरता है दवाओं को लेने से, खाने से, या उसको तकलीफ हो रही है, दर्द, उसको स्वाद नहीं पसंद है, रंग नहीं पसंद है, तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं उसको। तीसरा, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीज, बीमारी की क्या नाम है, लेवल है, कितना वो नुकसान पहुंचा सकता है, वो सही है या गलत है, वो ये जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीज है, ये भी नॉन एडहेरेंस की तरफ पेशेंट को ले जाता है। उसे लगता है कि एक नॉर्मल सा दर्द है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे साथ होता रहता है, ये हमेशा सबके साथ होता है, तो वो कुछ नॉर्मल बुखार है, ऐसे ऐसी बातें करने लगता है। तो यानी कि वो बीमारी को समझ नहीं रहा, तब भी वो कई बार क्या करता है, दवाओं को सही तरीके से लेना नहीं चाहता। इसीलिए ये सभी बातें जो है वो सही है नॉन एडहेरेंस के लिए। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेज ओबिसिटी। ओबिसिटी मतलब मोटापा। मोटापा कौन सी चीज है जो मोटापा कॉज करती है? जेनेटिक्स, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोगों के पेरेंट्स अगर मोटे हैं तो बच्चों में भी वो जीन्स आते हैं जिनकी वजह से वो भी मोटे होते हैं। दूसरा है पुअर ईटिंग हैबिट्स, ये तो बिल्कुल सही कारण है। आप फास्ट फूड खाइए, ढेर सारा बर्गर पिज्जा रोज खाइए, कोल्ड ड्रिंक बहुत सारा पीजिए, उल्टी सीधी चीजें खाइए, तो पक्का जो है आप मोटे हो जाएंगे, क्योंकि वो पुअर ईटिंग हैबिट्स में ढेर सारा ऑयल आदमी खाएगा, फैट खाएगा, और वो मोटा हो जाएगा। और तीसरा है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। बिल्कुल आप बढ़िया खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, लेकिन दिन भर बैठे रहते हैं, दिन भर बिस्तर पे पड़े रहते हैं, ना कोई एक्सरसाइज करते हैं, ना खेलकूद करते हैं, तो भी मोटापा हो सकता है। यानी कि ये सभी बातें जो है वो ईटियोलॉजी, क्या मैंने बताया था, ईटियोलॉजी टर्म बताया था ना पहले क्वेश्चन में, तो ये क्या है, ईटियोलॉजी ही है। ये किस चीज की ईटियोलॉजी है? मोटापा होने की। मोटापा क्यों होता है, उसके क्या कारण है, तो ये सब उसके कारण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। तो बड़े सिंपल से प्रश्न पूछे 2025 में दोनों प्रश्न। तीसरा प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोल्ड सब्सटेंस। कंट्रोल सब्सटेंस वो होता है जिस पर ध्यान रखा जाता है फार्मासिस्ट के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, कि उसका मिसयूज ना हो और बड़ा सोच समझ के उसको यूज किया जाता है। तो इनमें से कौन सी ड्रग है? चारों ड्रग का नाम है, कोकेन है, हेरोइन, मतलब ये तो हेरोइन तो एक केमिकल हो गया जो कि ड्रग के तरीके से जनरली कम ही यूज करते हैं हम लोग। एट्रोपिन हो गया और पेथिडीन हो गया। तो ये कोकीन, हेरोइन और जो आपका पेथिडीन है, ये तीनों के तीनों जो है वो नार्कोटिक्स हैं और ओपियाइड्स एनाल्जेसिक्स से जुड़ी हुई चीजें हैं। इनको कंट्रोल्ड वे में दिया जाता है, ध्यानपूर्वक दिया जाता है, इनका मिसयूज नहीं होना चाहिए। जबकि एट्रोपिन जो है हमारी, वो एक नॉर्मल ड्रग है और इस ड्रग को जो है हम लोग कंट्रोल ड्रग के बाहर रखते हैं और ये प्रिस्क्रिप्शन पर पेशेंट को दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे आंसर ये पूछा है इसमें से कौन सा नहीं है, नॉट, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में नॉट पूछ रहा है। तो कोकेन, हेरोइन और पेथिडीन जो है वो क्या है हमारा? कंट्रोल्ड सब्सटेंस है, जबकि एट्रोपिन जो है वो कंट्रोल्ड सब्सटेंस नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज एट्रोपिन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द की फाइनेंशियल कंट्रोल इंडिकेटिंग द बिजनेस फाइनेंशियल हेल्थ इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल कौन सा इसमें से ऐसा है, कौन सी ऐसी चीज है, ये जो आपके स्टेटमेंट्स हैं चारों, इसमें से कौन सा ऐसा है जो फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं करता है और जो हमारी जो बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ है उसको बेहतर तरीके से बताने में मदद नहीं करता है? ये आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है बजट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट,
कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत जरूरी है कि हमारे पास पहले कितना पैसा था, अब कितना आ गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट की कितना हम रोज कैश आ रहा है, जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि हमारा बिजनेस कितना एंगेजिंग है। अगला प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यानी हमने कितना प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। बस बजट, कि हमने बिजनेस शुरू करते समय हमने एक बजट बनाया कि हमारा इतना पैसा लगेगा या इस साल हम इतना पैसा खर्चा करेंगे, वो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को बेसिकली इंडिकेट नहीं कर रहा होता। बट प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो और जो बैलेंस शीट है, ये तीनों चीज कर रही होती है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट, यानी ये भी नॉट वाला ही प्रश्न है कि कौन सा नहीं कर रहा, तो बजट जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, द काउंसलिंग एरिया शुड बी इक्विप्ड विद, ये हमने पहले देखिए रिपीटेड प्रश्न हो गया। काउंसलिंग एरिया में क्या क्या होना चाहिए, हमने आपको बताया था, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, वेट एंड हाइट स्केल, स्पेग्नोमेनोमीटर, ये सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए ताकि पेशेंट को आप बेहतर तरीके से क्या नाम है काउंसिल कर सकें। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव। बिना सोचे समझे इसमें ऑल ऑफ द अबव लगा दीजिए। कुछ लोग बोलेंगे कि रेफ्रिजरेटर वगैरह नहीं चाहिए। अगर पूछ रहा है कि अगर मॉडल फार्मेसी का प्रश्न हो, आपके कॉलेज में मॉडल फार्मेसी बनानी है और वहां पे पेशेंट काउंसलिंग एरिया है, तो इसमें से क्या होना चाहिए, तो कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर वहां नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए, वेट एंड हाई स्केल चाहिए, टू द पॉइंटली अगर जा रहे हैं। बट नॉर्मली ये प्रश्न है कि अगर काउंसलिंग एरिया बनाया हो तो ये सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए, तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट AIOCD वाज फॉर्म्ड। ये प्रश्न जो है कुछ आते हैं ना एमसीक्यू, जैसे हम ही बना दें कुछ आपके लिए एमसीक्यूज, तो हमने बनाया और ऑप्शन आपको दे दिया। पेपर बनाने वाले ने, जो भी जिनने भी पेपर बनाया था, उनने आपको ऑप्शन दे दिया 1977, 1989, 1978 और 1980। कहीं मैंने अभी कुछ दिन पहले हम एक कार्यक्रम में गए थे जहां पर ACIOCD के कुछ लोग आए भी थे, तो वहां पे भी उन लोगों ने अपने से ही बताया था कि इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 1975 में हुई थी। कब हुई थी, 1975 में। ये मैंने एक सेमिनार में सुना था कहीं। अब ये 1975 हमने सुना था, लेकिन ऑप्शन में 1975 है नहीं, तो फिर मैं किताबों में जाने की कोशिश किया तो किताब में तो नहीं, लेकिन जब वेबसाइट्स पर देखा तो जो हमारा ACIODC की वेबसाइट है उस पे जो लिखा हुआ है उस पे उन्होंने 1975 ही लिख रखा है। तो राइट आंसर क्या है, 1975 है, लेकिन ये ऑप्शन में आपके 1975 यहां पर नहीं है। तो आप भी देखिएगा कि केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जो है ऑल इंडिया वाला, उसका जो स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी एज पर देयर वेबसाइट। बट जो ऑप्शंस हैं उसमें 1975 है ही नहीं। तो आप सही आंसर ढूंढ लीजिए कि 1975 सही आंसर है, आप जान जाइए। मान लीजिए अगर हमको लगाना हो तो हम इसमें से जो सबसे सही आंसर है वो 1977 हमें कह सकते हैं, क्योंकि 1975 के पास 1977 ही लगेगा, तो आप लगा लीजिएगा। बट जो सही आंसर है वो क्या है उसका, 1975 की इसकी स्थापना, या ये कब बना था, ये कब फॉर्म हुआ था, तो ये 1975 में फॉर्म हुआ था, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज FIP। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, फर्स्ट ईयर के सुटेक्स में पूछा गया था, यहां पर पूछा जा रहा है FIP क्या है, FIP का फुल फॉर्म क्या है। तो FIP का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ पुलिस तो होगा नहीं, हमको पुलिस से कुछ लेना देना नहीं है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पुलिस भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। कौन सा है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। हाँ, ये IPF नहीं है, इसको FIP ही बोलते हैं। और FIP जो होती है यही जो है हमारे यहाँ जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे आप मनाते हैं 25 सितंबर को, वो मनाने की शुरुआत किसने की थी, FIP ने ही की थी। तो इसीलिए इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन इसको बोलते हैं। और 25 सितंबर को इसकी गठन हुआ था, तो इसीलिए जो है हम लोग वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे उस दिन मनाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। FIP का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, C हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, देखते ही आंसर लगा देंगे आप इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, इंस्क्रिप्शन। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि रिपीट क्वेश्चन होते हैं और एक्सप्लेनेशन देखें तो हो जाते हैं, उसी का एक एग्जांपल है। इंस्क्रिप्शन क्या है, आपके प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है और ये क्या लिए रहता है। तो द प्रिस्क्राइबर गिव्स द इंस्ट्रक्शंस टू फार्मासिस्ट, उसे हम क्या बोल रहे थे, सब्सक्रिप्शन बोल रहे थे। द डायरेक्शन फॉर द पेशेंट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्नेचर बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ना, इट लिस्ट्स द नेम एंड डोजेज ऑफ द मेडिकेशन प्रिस्क्राइब, यही क्या कहलाता है, इंस्क्रिप्शन कहलाता है। यानी कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, C हो जाएगा। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि इंस्क्रिप्शन का क्या होता है, मेन बॉडी होती है जिसमें ड्रग्स का नाम और डोजेज होते हैं। सिग्नेचर जो होता है वो पेशेंट के लिए डायरेक्शन होता है। सबस्क्रिप्शन जो होता है वो फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होता है। और जो सुपरस्क्रिप्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, RX सिंबल बोलते हैं। तो ये एक रिपीटेड प्रश्न हो गया या पुराने वाले प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न हो गया। तो ऐसे ही प्रश्न अगर हम सॉल्व करते रहें तो हमें और भी प्रश्नों की आंसर हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कीप इन अ रेफ्रिजरेटर इज अ, अगर किसी ड्रग के ऊपर या किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कीप इन अ रेफ्रिजरेटर, यानी इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना है, तो उसका क्या मतलब हुआ, ये एक इंस्ट्रक्शन है या इंडिकेशन है या प्रिकॉशन है या कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, एक इंडिकेशन है
सॉरी एक इंस्ट्रक्शन है जहां पर हम ये बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आपको। तो जो कीप इन अ रेफ्रिजरेटर है वो एक इंस्ट्रक्शन का पार्ट है, यानी इंस्ट्रक्शन का एक तरीका है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विस इज, जहां पर हम प्रिवेंशन कर रहे हैं। कोई मान लीजिए जैसे कोविड आया था, तो हम लोगों ने क्या किया कि हमने प्रिवेंशन कहा कि प्रिवेंट करिए कि किसी को कोविड हो ही ना। मलेरिया आता है, मलेरिया के सीजन में जब बारिश होने लगती है तो मच्छर पलने से हम रोकने की कोशिश करने लगते हैं, इसी को बोलते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विस। तो वो क्या है, हेल्थ प्रमोशन कैंपेन्स है, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज है, मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग यूटिलाइजेशन है। कोविड के समय, मलेरिया के टाइम पे, डेंगू के टाइम पे हम ये सब कुछ देखते हैं कि सब कुछ हो रहा होता है। लोग या सरकारें या डॉक्टर्स या हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो हेल्थ प्रोफेशनल कैंपेन चलाते हैं और लोगों से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो उनकी हेल्थ है उसको चेक भी करते हैं, स्क्रीनिंग वगैरह भी करते हैं, टेस्ट वगैरह भी परफॉर्म करते हैं, और जो भी ड्रग वगैरह वो खा रहे हैं उसके यूटिलाइजेशन को भी चेक किया जाता है। यानी ये सभी चीजें जो हैं वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ डैश डैश डैश। ये तीनों बार पूछा गया, यानी तीनों साल में पूछा गया। पहले साल भी पूछा गया था, दूसरे साल भी लगभग इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आया और इस साल भी आया। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, एक सॉफ्ट स्किल का पार्ट होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट स्किल। ज्यादा समय नहीं दूंगा, पहले भी हम लोगों ने इस पर बात कर रखी है। अगला प्रश्न हमारा, एनवायरमेंटल बैरियर्स आर द सेम एज डैश डैश डैश। अगर हम लोग किसी, ये इन्वायरमेंटल बैरियर कहाँ आता है, बात करने में। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, हम और यहाँ एक वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए। अब इसी में बहुत सारी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बिजली कड़कने लगे, क्या नाम है, रोशनी बहुत ज्यादा हो जाए, तो हमारा जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो बात करना डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जो इन्वायरमेंटल बैरियर्स होते हैं, यानी आप किसी से बात करें तो धूल चल रही है, मिट्टी चल रही है, लाइट आ रही है, आंधी आ गया, तूफान आ गया, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो डिस्टर्ब करती है बात करने को। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल नॉइज के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंटल बैरियर्स होते हैं वो फिजिकल नॉइज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है, ये एक रिपीटेड प्रश्न है, सीधे सीधे रिपीटेड प्रश्न है। एसओपी स्टैंड्स फॉर, हमने आपको बताया था एसओपी बनाने का कौन है, तो उसका फुल फॉर्म आपको बताया था। एसओपी स्टैंड्स फॉर, एसओपी क्या होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो एसओपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और ये किस काम में आती है, किसी भी प्रोसेस को एक फॉर्मेट में लिखने के काम में आती है। स्टेप बाय स्टेप मेथड लिखा रहता है कि कैसे आप किसी काम को करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ लैब के अंदर एक यूवी है और आपको उसको चलाना है, तो आप कैसे चलाओगे, तो कैसे ऑन करोगे, कैसे उसमें सैंपल देखोगे, कैसे उसको ऑफ करोगे, इसका पूरा स्टेप अगर लिखा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अगला प्रश्न हमारा, सुपरस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सैंपल। देखिए फिर से ये क्या है, उसी प्रिस्क्रिप्शन पार्ट और प्रिस्क्रिप्शन क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। और हमने आपको बताया था कि सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, आर एक्स होता है। तो ये आर एक्स सिंबल से हम लोग लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आर एक्स सिंबल। तो सुपरस्क्रिप्शन को किस सिंबल से दिखाते हैं फिजिशियंस, आर एक्स सिंबल से दिखाते। देखिए एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करने से 3 4 5 क्वेश्चन हम लोगों ने पूरे 3 सालों में सॉल्व किए हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सुपरस्क्रिप्शन जो है वो आर एक्स सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, डैश 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 एक्ट एज अ वाइटल लिंक बिटवीन पेशेंट एंड प्रिस्क्राइबर। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। एक पेशेंट है और एक प्रिस्क्राइबर यानी कि डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब और पेशेंट के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन है, डॉक्टर साहब ने सब बता दिया, दवा खानी है, ये सब दवा ववा सब अपना लिख के दे दिए। वो दवा देगा कौन, वो दवा सही से बताएगा कौन, पेशेंट की काउंसलिंग कौन करेगा, फार्मासिस्ट करेगा। तो इसीलिए फार्मासिस्ट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन, वाइटल मतलब जरूरी लिंक होता है किसके बीच में, पेशेंट और प्रिस्क्राइबर के बीच में। दवा बनाना है, डिस्पेंस करना है, ये सारा काम फार्मासिस्ट करता है, इसीलिए वो पेशेंट और डॉक्टर के बीच की कड़ी होता है। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2011। क्या ये बात सही है या गलत है। तो ये बोल रहा है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का जो कोर्स है वो 2011 में भारतवर्ष में शुरू किया गया था। ये बात सच है या गलत, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है हमारी, उसने फार्म डी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम फार्म डी बोलते हैं, फार्म डी कोर्स जो है वो क्या नाम है 2008 में शुरू किया था। कब शुरू किया था, 2008 में। याद रखिए, इस पे प्रश्न पूछ सकता है कि कब शुरू किया था, तो 2008 में शुरू किया था, 2011 में नहीं शुरू किया था। इसीलिए यहाँ ये जो बात है वो क्या है, फॉल्स है, ये गलत लिखा हुआ है। ये आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, सही या गलत बताना है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उसने फार्म डी कब शुरू किया था, 2008 में। अगला प्रश्न है हमारा, ओवर द काउंटर मेडिसिन आर इंक्लूडेड इन कम्युनिटी फार्मेसी। हमने पहले ही बताया कि ओवर द काउंटर ड्रग्स जो होते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम लोग दे सकते हैं, और हम कम्युनिटी फार्मासिस्ट आराम से उसको दे सकता है बैठ करके। इसीलिए ये बात क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी, यानी कि ये क्या है, ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर सेट ऑफ ओरल इंस्ट्रक्शन। देखिए इस पे कितनी बार प्रश्न पूछा, अभी इसी साल प्रश्न पूछा था। और अभी हमने क्या बताया कि ओरल ऑपरेटिंग सॉरी जो क्या नाम है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं वो लिखित में होते हैं, आपको लिखित में करके दिया जाता है। तो ये ओरल यानी मुंह से नहीं बोला जाता, ये क्या क्या होता है लिखित इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है क्या ये ओरल इंस्ट्रक्शंस है, ट्रू है या फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर लिखा होता है कि रिटन इंस्ट्रक्शंस है तब क्या हो जाता ट्रू हो जाता। लेकिन ये लिखित ना बता के ओरल बता रहा है जो कि गलत है। हम ओरली एसओपी नहीं देते, एसओपी हमेशा क्या होता है रिटन फॉर्मेट में ही होता है, लिख करके ही टाइप करके ही दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, नॉन एडेरेंस are those which don't take at least 80% of their medications as prescribed। अगर कोई व्यक्ति जो भी दवा उसको दी जा रही है अगर वो 80% तक अपना वो क्या नाम है जो तरीका बताया जा रहा है जब खानी है जितनी खानी है वो नहीं उसको फॉलो कर रहा है तो उसे नॉन एडहेरेंस बोलेंगे। क्या ये बात सत्य है या गलत? तो ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मेडिकेशन को 80% तक बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे नॉन एडहेरेंस बोलेंगे। लास्ट प्रश्न है हमारा आज का, दैट इज प्रोफेसर महादेव लाल सराफ इज नोन एज फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। ये बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। हम सभी लोग अपने कॉलेजेस में 6 मार्च को मनाते हैं, आपने देखा होगा आपके कॉलेज में भी फंक्शन हुआ होगा। 6 मार्च को हम नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं और 6 मार्च को हमारे प्रोफेसर ML सराफ साहब का जिनका पूरा नाम है प्रोफेसर महादेव लाल सराफ जिनका जन्म हुआ था और इन्होंने क्या नाम है हमारा BHU कॉलेज है, BHU यूनिवर्सिटी है, वहां पे सबसे पहले फार्मेसी का कोर्स इन्होंने शुरू किया था 1932 में। पहले डिप्लोमा कोर्स था, बाद में फिर वो बैचलर लेवल का कोर्स बन गया और उसी से फिर आपका B Pharm D Pharm वगैरह सब कुछ आया। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में के ये पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे, काफी सारा इन्होंने काम किया। इसीलिए इनको, क्योंकि फार्मेसी एजुकेशन में इन्होंने बहुत सारा काम किया, इसीलिए इन्हें हम लोग फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स, ये बिल्कुल सत्य बात है, इट इज ट्रू। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन, तब आप उनका नाम पूरा लिखिएगा, प्रोफेसर महादेव लाल सराफ या प्रोफेसर ML सराफ भी आप लिख सकते हैं। स्पेलिंग यहाँ पे सामने लिखिए, आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये जो सेशन कंप्लीट होता है, यहाँ पे हमने पिछले 3 वर्षों के सभी क्वेश्चन देखे, हमने देखा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है, कौन से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन को अगर देखिए तो उनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे ही आप सभी प्रश्नों को अगर अच्छे से तैयार करें तो काफी सारे प्रश्नों का हल आप कर सकते हैं, या आप समझ सकते हैं कि यही प्रश्न आएंगे, जरूरी नहीं है, इनके जैसे मिलते जुलते प्रश्न भी जरूर देखिए, क्योंकि वैसे प्रश्न ही बार बार रिपीट हो रहे हैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के द्वारा। और अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप हमें कहाँ फॉलो कर रहे हैं, आप हमें YouTube पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है इसमें मॉडल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए प्रश्न का एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सभी सब्जेक्ट्स का जो पिछले साल का हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर वगैरह डाला तो वो भी हम अपडेट भी करेंगे, वो सब आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं और उन सब्जेक्ट्स के नोट्स वगैरह, वो ऐसा नहीं कि वो B Pharm का है या M Pharm D का है या किसी कोर्स का है, सारे टॉपिक सबके लिए सेम होते हैं। तो वो आपको प्लेलिस्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो आप देख सकते हैं। अगर जो PDF वगैरह आपको चाहिए तो हमारे यहाँ PDF वगैरह जो फ्री में है हम प्रोवाइड कराते हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। वो है डॉक्टर PK शुक्ला डॉक्टर MP सिंह क्लासेस के नाम से, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन नोट्स वगैरह जो है वो भी वहाँ शेयर करते हैं। अगर आप चाहें तो हमें हमारा जो ऐप है डॉक्टर PKS डॉक्टर MPS क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पे, आप वहाँ से उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। फर्स्ट ईयर के लिए भी जो है जल्द से जल्द, हम पिछले 3 साल के पेपर तो हमने पहले अपलोड कर रखे हैं, हम 4 साल का जो उनका पेपर है, क्योंकि उनके पेपर 4 बार हो चुके हैं, उनका भी सोल्यूशन वगैरह बना करके इसी तरीके से देने वाले हैं। वो कल परसों से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो अपने यहाँ जो आपके जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको आप जरूर उसको शेयर कीजिएगा। अगर आपको फायदा पहुंच रहा है इन वीडियो से तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि व्यूज बहुत कम आते हैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन व्यूज कम आते हैं। तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि हमारे व्यूज थोड़े से बढ़े, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और अगर आपके कोई प्रश्न और कमेंट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमको तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सब्जेक्ट्स आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए।